नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तैयारी कर रही है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर पूरे भारत के मजबूत क्षेत्रीय दलों के बीच तोड़फोड़ मचा रही है और जिन पार्टियों को कल तक वो भ्रष्टाचारी दल और नेता बता रहे थे उनके साथ लगातार गठबंधन में जा रही है। अन्य विपक्षी पार्टियां भी भाजपा को हराने के लिए और लोकसभा चुनाव 2024 में यह बताने के लिए कि लोकतंत्र में जनता की बात ही सुनी जाएगी, प्रचंड बहुमत से कोई सरकार कुछ भी निर्णय नहीं ले सकती है। तमाम तैयारियां चल रही हैं। ताज़ा जो खबरें कल की हैं कि समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि पता नहीं ये गठबंधन हो पाएगा या नहीं। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कुमार पाल जी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोधार्थी भी हैं, हमारे साथ हैं और समाजवादी राजनीति और समाजवादी दल कैसे चुनाव को देखती है, लोकतंत्र को देखती है और चुनाव की जीत हार को देखती है, इन मुद्दों पर हम इनसे सवाल पूछेंगे। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र महान नेताओं को, श्री कर्पूरी ठाकुर जी को और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर बिहार को जीतने का एक पासा फेंका है और चौधरी चरण सिंह को देकर एक तरफ जाटों को भी जीतने का पासा फेंका और उत्तर प्रदेश में जहां पर जयंत चौधरी की बड़ी पार्टी थी उसको भी राजद की तरफ झुकाने में प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम सफल रहा। आपको क्या लगता है कि सपा कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन है यह काम कर पाएगी? पहली बात जो रही भारत रत्न देने की बात, तो कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी हम सब के नेता हैं, समाजवादी विरासत से आने वाले लोग हैं। तो उस बात के लिए हम सभी को खुशी है और बिल्कुल मिलना चाहिए था। चरण सिंह जी भी समाजवादी राजनीति से आने वाले नेता हैं, हमारे नेता हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। और रही बात चुनाव की, तो अगर भारत रत्न देने से कोई सरकार बनती या भारत रत्न देने से कोई चुनाव जीतता तो लोग कैंपेन न करते, केवल भारत रत्न देने में लग जाते। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भारत रत्न देने से कोई उनकी तरफ चला जाएगा। जो किसान आया है, जो अभी पंजाब से आ रहा है किसान और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, ये बहुत ही दुखद है। अभी कल ही एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई, 24 वर्षीय किसान की। लेकिन डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है। डॉक्टर अभी तक डॉक्टर ने इसकी पुष्टि नहीं की है स्पष्ट रूप से कि उस किसान की जो हत्या हुई है वह गोली लगने से ही हुई है। तो अब यही बात है ना कि हमको भी विश्वास करना चाहिए ना, हम किस पे विश्वास करें। हम तो किसान पे पहले विश्वास करेंगे ना। अभी डॉक्टर को डाउट है, डॉक्टर ने क्लियरली ये भी नहीं कहा कि नहीं गोली लगने से हत्या नहीं हुई है। तो लेकिन मृत्यु तो हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। वो आंदोलन में आया हुआ था और पुलिसिया कार्रवाई में वो पंजाब की सीमा के उस पार है और हरियाणा की पुलिस इस तरफ से दाग रही है। अभी बीच में एक डिटेल आई थी कि हरियाणा पुलिस एक्सपायर्ड सेल यूज़ कर रही है। एक्सपायर्ड सेल का खतरा ये है कि कागजों में कल जब कार्रवाई होगी, कोई इंक्वायरी कमीशन में बैठता है तो वो दिखाएगा, तो उन सेल को पहले रिजेक्ट किया जा चुका है, तो ये कागजों में नहीं आएगा कि कितनी गोलियां चलाई गई या कितने सेल गैसेस चलाए गए, तो उसका डेटा भी नहीं आ सकता है। तो एक तरह से जो ये हमला हो रहा है किसानों के ऊपर, ये किसी और एक तरफ से स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन किसान कुछ मांग कर रहे हैं तो उन्हीं किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने की जो मांग कर रहे हैं किसान, उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, तो वो किसान क्यों देगा भाजपा को वोट? तो इतना आसान नहीं है भाजपा के लिए। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत रत्न दिया है कर्पूरी ठाकुर जी को, हालांकि उसके तुरंत बाद अगले दिन बिहार में राजनीतिक तोड़फोड़ हो गई और जदयू राजद का गठबंधन टूट गया, जदयू वापस भाजपा की तरफ चले गए। और फिर आप कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी राजनीति में कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो निरर्थक हो? उनका कैलकुलेशन है, उनका हिसाब है, बाकी निरर्थक का भारत रत्न देने से सरकारें बनती बिगड़ती नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ असर नहीं होता होगा, थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन असली बात यह है कि देश को जो मुद्दे हैं, जनता का जो मुद्दा है, जनता को जो इमीडिएट मुद्दा है, जैसे आज पिछड़े मांग करते रह गए कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जारी करवा दो,
मोदी जी ने वो नहीं की, तो कोई अति पिछड़ा कर्पूरी जी को भारत रत्न देने से उनको वोट देगा कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जारी करने से उनको वोट देगा, कि रोहिणी कमीशन के बाद ओबीसी आरक्षण का बंटवारा करने पर पिछड़ा जाएगा किसी के साथ। तो अति पिछड़ों को अपना मुद्दा पता है कि कर्पूरी जी को केवल टोकन के तौर पर भारत रत्न देने से हम आपको वोट नहीं देंगे, हमारी डिमांड उसके बहुत आगे जा चुकी है। तो ऐसे ही हर तबके का, जैसे किसान तबके की बात हुई या जाट तबके की बात हुई, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कोई एक मुद्दा भारत रत्न सभी मुद्दों को दबा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस के पास जाहिर सी बात है भारत के हर राज्य में कांग्रेस का एक ठीक ठाक वोट प्रतिशत है, और ऐसे वक्त में जब 1-2% के कारण पार्टियां बन रही हैं, पार्टियां गिर रही हैं, दल की सरकार बन रही है, दल की सरकारें गिर रही हैं, तब तो कांग्रेस की प्रासंगिकता नज़र आती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश शरीक है, इतने बड़े प्रदेश में, इतने महत्वपूर्ण प्रदेश में कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी डरी हुई है? कॉन्फिडेंस नहीं है? डर या कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, मुद्दा यही है कि अभी जो बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई क्या है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है। जिस तरह चंडीगढ़ के मेरठ इलेक्शन में अधिकारी बैठ के टिक मार्क कर दे रहा है और सबको इनवैलिड डिक्लेयर कर दे रहा है वोट को, और लोकतंत्र का जो डकैती डाल रहे हैं उस पर, तो उस डकैती से बचने के लिए और जो जनता का विश्वास है, जनता के जो मुद्दे हैं, हमको लगता है ये हमारा प्राथमिक मुद्दा है। उन मुद्दों के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर पूरे देश में और ख़ास करके प्रदेश में जो हमले बढ़े हैं, तो इन सबको देखते हुए एक मजबूत विकल्प देने की कोशिश हुई है, और उसके लिए तमाम सामंजस्य बैठाया जाता है। एक सामंजस्य बैठाया गया है और कोशिश हुई है भाजपा को हराया जाए। PDA का नया नारा समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कांग्रेस के पास तो इनका वोट नहीं है सीधे सीधे, तो आपको क्या लगता है कि सपा को इसका नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भी मंचों से कह रहे हैं कि वे पिछड़ों को, अति पिछड़ों को हक अधिकार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां इन मुद्दों को बहुत ही प्रमुखता से कोई जगह दी जा रही हो, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो क्या कांग्रेस सपा का लाभ लेना चाहती है, या सपा कांग्रेस का जो बचा खुचा लाभ है लेना चाहती है? और उधर से मोदी जी कह रहे हैं कि ये अवसरवादियों का गठबंधन है और परिवारवादियों का गठबंधन है, दोनों परिवारवादी नेता हैं। अखिलेश यादव के पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, राहुल गांधी के तो ख़ानदान में सारे लोग बड़े बड़े नेता रहे हैं। आपको लगता है कि ये अवसरवादियों का अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, ये पीपल्स अलायंस नहीं है जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं? देखिए, अभी जो देश में जिस तरह के समय चल रहा है, जैसे हमने एक तरफ लोकतंत्र की बात की और हम शिक्षा के कैंपस में बैठे हुए हैं, जो शिक्षा पे हमला हुआ है और जो रोज़गार, जो अर्थव्यवस्था डूबी है, जो तरह तरह के हमले बैठे हैं, ये अपॉर्चुनिटी है कि उनसे बचा लिया जाए देश को 24 में। तो अगर ये हम इसको अवसर की तरह देखते हैं कि देश को बचाने का अवसर है, और वो हमको इसलिए अवसरवादी कहते हैं, तो ठीक है। बाकी उनके लिए अवसर का क्या महत्व है, क्या बात है, ये वो बेहतर बता सकते हैं। और दूसरी बात रही अलायंस पॉलिटिक्स की, तो अलायंस पॉलिटिक्स नहीं, परिवारवादी नेताओं का अलायंस हो रहा है, नेपोटिस्ट पॉलिटिक्स हो रहा है, नेपोटिस्ट पॉलिटिक्स को बढ़ाया जा रहा है। भाजपा एक तरफ ऐसी पार्टी खुद को कहती है कि वहाँ परिवारवादी राजनीति नहीं होती है। देखिए, परिवारवादी राजनीति कहीं नहीं होनी चाहिए, बात तो सही है, लेकिन इस देश का मिजाज कहिए या दुनिया के और भी देशों में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है कि तो आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है? परिवारवादी किसी पार्टी का एजेंडा नहीं होता कि हम परिवारवादी हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए पत्रकारिता कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी पत्रकारिता करने लग जाएं, तो आप उसको कुछ लाभ उसका मिलेगा कि आप पत्रकारिता में हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप उसको वो पोस्ट दिला दें या आप उसको वो चीज़ उठा के दे दें जिसके वो योग्य नहीं है। जैसे अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात करेंगे, तो मैं उनको परिवारवाद का प्रोडक्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस समय वो राजनीति में आए, जिस समय उन्होंने अपना राजनीतिक काम शुरू किया, उस समय सरकार नहीं थी। उस समय वो विश्वविद्यालयों में गए और तमाम जगहों पर गए, प्रोग्राम लिए, आपको पता ही होगा। तो एक तरह से किसी को किसी के परिवार से आने के कारण राजनीति में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये सही बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को किसी परिवार से आने के कारण ही अगर कुछ मिल रहा है तो समस्या की बात है। तो मतलब इस केस में मैं ऐसा नहीं दिखता, और मतलब देश का मिजाज है, ये देश का दुर्भाग्य भी है कि ऐसा कहीं न कहीं। तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं ना कि भाजपा परिवारवादी पार्टी नहीं है? नहीं, भाजपा में भी आपको यही मिलेगा ना। पंकज सिंह हैं,
ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गए हैं, इसके पहले इनकी माता जी, इनकी बुआ राजस्थान की सीएम रही हैं, वसुंधरा राजे। आप कह रहे हैं भाजपा भी परिवारवादी पार्टी हाँ, है। मतलब आपको हर फील्ड में, ये केवल राजनीति में नहीं, आप किसी भी और फील्ड में देखेंगे, खेल में भी कोशिश होती है, लेकिन खेल आर्ट का मसला है, तो आर्ट में एक्सेल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी जी जितनी ताकत से परिवारवादी होने का आरोप लगा देते हैं अन्य पार्टियों पे, अन्य पार्टी जैसा कि आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, खुद इसी कैंपस से निकला हुआ छात्र नेता कन्हैया कुमार का तो सबसे लोकप्रिय भाषण ही इसी पर होता है कि जय शाह की किस मेरिट पर उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है, क्या कभी उसने एक दिन भी बैट बॉल पकड़ा है हाथ में। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियां बहुत जोर शोर से परिवारवाद का आरोप क्यों नहीं लगा पाती? आरोप लगाएंगे, चलाएगा कौन? सवाल ये है, जैसे मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, मेरी बात कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन देश के मीडिया का जो हाल हुआ है, मीडिया की टैगलाइन ही, हेडलाइन ही ऐसी होती है कि अवसरवादी आए एक साथ, मीडिया ही डिसाइड कर दे रही है। तो भाजपा क्या कह रही है उसको मीडिया एज ए फैक्ट चला रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है ना, जब मीडिया पे ही अगर कोई कह भी रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कहीं कह रहा हूँ, टैगलाइन कुछ और आएगी कि देखिए कैसे अवसरवादियों ने किया भाजपा पे हमला, या ऐसा करके कुछ टैगलाइन का, तो टैगलाइन का जो खेल है उसमें वो दबा दिया जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कहता है कि परिवारवाद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग नए आएंगे, जो खुद से आएंगे, वो कभी किसी भी चाहे दल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, कहीं भी वो नहीं चाहेंगे कि परिवारवाद को तरजीह दी जाए। किसी को किसी के परिवार से आने की ही योग्यता के कारण कुछ मिले, वो कभी नहीं चाहेंगे। अच्छा, तो आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़ा ही उनका सफल कार्यकाल माना जाता है, और काम के मामले में बहुत सारे जो भाजपा समर्थक हैं वो भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने बूते से अधिक काम करने का प्रयास किया। बल्कि अखिलेश यादव का तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 में यह नारा भी था, काम बोलता है, काम बोलता है। तो काम बोलता है का नारा था, लेकिन काम तो बोला नहीं, काम करने वाले तो चुप करा दिए गए। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो आपने रोहिणी कमीशन का जिक्र किया। अखिलेश यादव अगर खुद को पिछड़ों का बड़ा नेता मानते हैं तो बिहार में 1978 से अति पिछड़ा बन गया है। क्या अखिलेश यादव ने कहीं भी यह घोषणा की है कि वो बंटवारा करेंगे ओबीसी का और जिसको जितना हक है उसको बराबरी का हक दिलवाएंगे? रोहिणी कमीशन की बात तो नहीं हुई है, लेकिन 22 का चुनाव आपने कवर किया होगा, आपने देखा होगा कि जब ये बात हुई कि रोहिणी कमीशन के ही सवाल पर कहा कि हम संख्या के अनुसार सब में बंटवारा करेंगे। ये मतलब डायरेक्ट रोहिणी कमीशन को मेंशन करते हुए नहीं है, लेकिन सवाल रोहिणी कमीशन का था जिस पर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है, तो ये बात प्रमुखता से क्यों नहीं कह रहे हैं? अब ये वो बता सकते हैं, मतलब बाकी ये बात तो एजेंडा है और मैं भी कह रहा हूँ तो पार्टी की तरफ से ही कह रहा हूँ। समाजवादी दल के जितने भी, समाजवादी पार्टी के जितने भी मित्र, अलायंस मित्र आए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं। आरएलडी छोड़कर चली गई, उसके पहले ओम प्रकाश राजभर चले गए। तो आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव में ही कोई समस्या है कि ऐन चुनाव के वक्त सभी उनके सहयोगी संगठन और मतलब पार्टी और नेता छोड़ के जा रहे हैं? क्या कारण है? कमी की बात नहीं है। होता यह है कि जहाँ सत्ता होती है वहाँ पर अलग तरह के अवसर होते हैं, बहुत तरह के। आप कह रहे हो ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, जयंत चौधरी सभी अवसरों के कारण चले जा रहे हैं? एक यही बात नहीं है। अवसर के अलावा ये भी होता है कि अगर आप सत्ता के साथ नहीं होते तो आप पे हमले होते हैं। उसके अलावा ये भी होता है कि कई बार मतभेद भी होते हैं, हम कुछ कर रहे हैं आपको नहीं सही लगेगा, आप कुछ कर रहे हैं हमको सही नहीं लगेगा। तो ऐसे हो सकते हैं ना, बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अलग पार्टी बनाने का या बिना पार्टी के भी चुनाव लड़ने का या किसी से भी गठबंधन करने का, तो लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र की यही मतलब विशेषता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि घर में एसी में बैठकर जनता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर छोड़कर चले गए। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा देते वक्त यही कहा कि जो बंद कमरे में जो मतभेद हुए थे उस पर असहमति के कारण उन्होंने दल से भी त्याग दिया और एमएलसी के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज नई पार्टी की घोषणा स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है।
आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज नई पार्टी बनाएंगे उससे फिर समाजवादी पार्टी को अलायंस करने का पहल करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जो बात हुई बंद कमरे में राजनीति का, तो बंद कमरे में कहाँ राजनीति हो रही है? अगर आप 2022 के चुनाव का ही डेटा देखेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ज़्यादा किसी ने रैलियाँ की होंगी। तो और कहीं ना कहीं कार्यक्रम चलता ही रहता है। बंद कमरे से अगर राजनीति हो रही होती तो प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 3 करोड़ वोटर वाली पार्टी ना होती। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी का, तो बधाई देते हैं उनको, और आगे वो क्या स्टैंड लेते, अभी उनका निर्णय क्या है अब हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम कैसे बात कर सकते हैं अलायंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आगे तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में यह जो सपा कांग्रेस गठबंधन है कुछ असर दिखा पाएगी? 80 लोकसभा सीटों में आपको कितना अनुमान लग रहा है जीत पाएगी? नहीं, हमको तो पूरी उम्मीद है, हम इसीलिए ये गठबंधन कर रहे हैं। हमको तो पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। सीट अनुमान लगा रहे हैं आप? मतलब हमको तो यही लगता है ना कि लगभग हर सीट पे हमारी स्थिति मजबूत है। हमको तो लग रहा है कि 70 सीट आनी चाहिए, कम से कम 70 सीट। आप कह रहे हैं 70 सीट आनी चाहिए कम से कम? कैमरे के सामने आप कह रहे हाँ हैं? बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि 70 से ज़्यादा सीटें आनी चाहिए इस गठबंधन के माध्यम से। सपा कांग्रेस के गठबंधन को आप इतना मजबूत मान रहे हैं कि 70 सीटें, 70 से अधिक सीटें आनी चाहिए? गठबंधन मजबूत की बात नहीं है, हमको हमारी मेहनत पर भरोसा है कि हम लोग जिस तरह मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर खड़े हैं, और सामने वाले जिस तरह बहकाने वाले मुद्दों पर खड़े हैं या फिर ऐसे मुद्दों पर खड़े हैं जिनका जनता के लिए रिलेवेंस नहीं है, हमको उससे उम्मीद है। और साथ में एक साथी भी आए हैं, हमने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि हम चाहते हैं भाजपा को हटाया जाए। हमारा प्राइमरी उद्देश्य ये है कि भाजपा को हटाना है और एक मजबूत सरकार देना है। तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि हम 70 से अधिक सीटें जीतेंगे। मोदी जी का 2024 का एक ही नारा है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे इस पे? दे सकते हैं नारा, कोई भी दे सकता है, उनको भी मैं भी कह सकता हूँ ना अब की बार 80 पार यूपी में, लेकिन 80 तो पार हो नहीं सकता है। बाकी लोकतंत्र है, उनका भी मतलब जैसे हमको उम्मीद है उनकी अपनी उम्मीदें होंगी, तो वो कह रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि अब की बार मोदी जी वापस आएंगे ही नहीं। अब की बार मोदी बाहर, ऐसा कुछ है ऐसा क्या? ही, मतलब राइम करना जरूरी नहीं है, लेकिन बस हमको तो उम्मीद है ना कि अब की बार हटना है इनको। साथियों, हम बात कर रहे थे समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कुमार पाल जी से, और इन्होंने बहुत ही साफ गोई से सारे मुद्दों पे ईमानदारी पूर्वक अपनी बातें रखी हैं। और इनका मानना है कि समाजवादी पार्टी जैसी राजनीति कर रही है, जितना मेहनत कर रही है, उसके हिसाब से आने को सपा कांग्रेस गठबंधन को 70 या उससे अधिक लोकसभा में सीटें आनी चाहिए। कितनी सीटें कौन दल जीतेगा यह तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर देखते रहिए। अगर आपको मेरा चैनल का डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त मेरे चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करिए अच्छा लगा। शुक्रिया।